नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि भगवा खेमे को हराने के लिए सपा मजबूती से टीएमसी के साथ खड़ी रहेगी। वहीं ममता बनर्जी इसी मुद्दे पर 23 मार्च को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बिन कांग्रेस विपक्ष की बीजेपी से जंग, ममता अखिलेश कितने पास कितने संग, कांग्रेस से दूर दलों की खोज में सपा टीएमसी, नए गठबंधन की कवायद में ममता अखिलेश। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में गठबंधन की सहनाइयां बजना शुरू हो चुकी हैं। ताजा मामला टीएमसी प्रमुख ममता दीदी और सपा सुप्रीमो अखिलेश के बीच बन रहे राजनीतिक निकटता में देखने को मिल रहा है। हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश और टीएमसी की मुखिया ममता दीदी की मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से हुए बातचीत में अखिलेश ने बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, हम भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं। बहुत से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा गठबंधन बने। मुझे उम्मीद है हम जरूर सफल होंगे। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे। इधर बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई एक ऐसा गठबंधन हो। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिल करके सब काम करें। और जहां तक सभा नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को भटकती आत्मा बता रही है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब भटकते हुए आत्मा। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष की बिग बॉस नहीं है। यह सोचना भ्रम है कि कांग्रेस विपक्ष का बिग बॉस है। ममता बनर्जी 23 मार्च को नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। हम अन्य विपक्षी दलों से भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाने के लिए बात करेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह तीसरा मोर्चा है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत है। 2024 आम चुनाव की तैयारियों में लगे विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। उनको लगने लगा है कि राहुल गांधी का चेहरा लेकर वे यह युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए कुछ विपक्षी दल गैर कांग्रेसी विपक्ष का गठबंधन तैयार करने में लगे हुए हैं। टीएमसी और सपा इसी राह पर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि ऐसा गठबंधन बनकर तैयार हो पाता है या नहीं। स्पेशल डेस्क, न्यूज आवर। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। पूरे देश में जो भी राजनीतिक दल हैं ये लगे हुए हैं। कांग्रेस अपने आप को विपक्ष का बॉस मानती है और उसका मानना यह है कि उसके बिना कोई भी मोर्चा सफल साबित नहीं होगा। लेकिन ये एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा होने की कवायद कर रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ये बात हुई है कि हम बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाकर रखेंगे और ऐसे राजनीतिक दलों से संपर्क साधेंगे जो इन दोनों दलों से न सिर्फ बीजेपी से बल्कि कांग्रेस से भी दूरी बना करके एक गुट तैयार करे और तीसरा फ्रंट तैयार करे, तीसरा मोर्चा तैयार करे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को पटकनी दी जाए। इसका कारण यह भी रहा है कि एक बार मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि राहुल गांधी पीएम पद के चेहरा हैं। हालांकि कांग्रेस ने बाद में इसका खंडन भी किया, लेकिन इससे भन्नाई हुई टीएमसी और सपा जैसे दल जो हैं वो इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इनको लगता है कि राहुल गांधी को अगर जो
विपक्ष का चेहरा बना दिया जाता है तो एक बार फिर बीजेपी से मात खानी पड़ सकती है। इसलिए यह कवायद हो रही है कि हम कांग्रेस को भी अलग कर दें और एक तीसरा फ्रंट बनाएं और बीजेपी को पटकनी दे दें। लेकिन इससे पहले भी 14 सालों के, अगर जो पिछले 14 सालों का इतिहास देखा जाए तो चार बार इस तरह से थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरा मोर्चा बन चुका है, लेकिन वो चारों बार असफल साबित हुआ है। तमाम अगर जो हम आपको इसकी तारीखों के बारे में बता दें तो 2009 से ये कवायद शुरू है। 2009, 2014, 2015 और 2019 में तीसरा मोर्चा बना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और अब 2023 में भी एक तरह से कवायद शुरू है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत कर दी है और जल्दी ही अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुखों से इन लोगों की मुलाकात होगी और ये कवायद जारी रहेगी कि एक तीसरा फ्रंट तैयार किया जाए और बीजेपी को मात दी जाए। लेकिन इसमें ये लोग कितना सफल हो पाएंगे, ये जो पिछला इतिहास है इसको देखते हुए, जैसे कि हमने बताया कि 2009, 2014, 2015 और 2019 में यह कवायद की जा चुकी है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिला। तो आने वाले चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या यह सफल हो पाएगा, यह देखने और सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर जो कांग्रेस को अलग करके ही देखा जाए तो भी ये बातें समझ में नहीं आती। जरूरत यह है कि विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए अगर जो बीजेपी से पार पाना है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, वीर सिंह जादौन जी, बीजेपी मीडिया प्रभारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेराज अली, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक सोती, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी से करेंगे कि आखिर क्या सोचा है सपा ने कि कांग्रेस को अलग रखकर एक तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है और यह सोच रही है कि वो बीजेपी को मात दे देगी। जी रविंद्र जी। सर्वप्रथम तो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से नहीं आया है जी, नहीं को आ रहा है जी। दूसरी बात कि हम अपने को यूपी तक सीमित रखेंगे। तीसरा, अगर आप देखते हैं जब श्री स्टालिन साहब से मिलते हैं तब भी वो फ्रंट की बात करते हैं, टीआरएस तेलंगाना में जाते हैं तब भी वो फ्रंट की बात करते हैं, अभी ममता दीदी के साथ में हैं तब भी वो फ्रंट की बात करते हैं। और जो जिनकी पद चिन्हों पे चलते हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि ये जो थर्ड फ्रंट बन रहा है इसमें कांग्रेस को भी समाहित किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी इसको समाहित करने की कोशिश में है। पहली बात तो कोई फ्रंट नहीं बनने जा रहा है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपोगंडा है। विभाजन करो और राज करके सारी पार्टियां, विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट हैं जी। उनका एक ही ध्येय है कि इस सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी को किसी भी तरीके से इस बार बाहर कर देना है। इसमें हमें समर्थन बीजेपी से भी मिल रहा है। बीजेपी में जिन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है उन लोगों ने कुछ व्यापारियों को लाभ देने के लिए अपने आदमियों को आप ये बैठाने के बताइए लिए। कि ममता जी और अखिलेश जी की मुलाकात के संबंध में क्या कहेंगे आप? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन वहां पर है, दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो इसलिए मुलाकात हो रही है। इससे पहले ममता जी हमारे वहां जब चुनाव चल रहा था 2022 में तब भी आई थी, बनारस में गई थी, उन्होंने हमारे रैली भी किया था हमारे लिए। ये तो कोई नई बात नहीं है जी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने यह नहीं कहा है कि अन्य नेताओं से, अन्य जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है? अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा में सर्वप्रथम लिखित रूप से हम लोगों ने सहयोग किया। फिर जब एक लेटर गया 13 पार्टियों का तो उसपे हमने दस्तखत किया। तो बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ भी होगा
तो हम खड़े होंगे और कोई फ्रंट नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप 2004 और 2009 याद कर लीजिए, 2004 में कांग्रेस को मात्र 145 सीट मिली थी, वो भी गठबंधन के साथ में। सरकार 5 साल तक चली थी। फिर 2009 में याद करिएगा तो 2006 सीटें मिली थी कांग्रेस को गठबंधन में, और हम भी साथ में रहे। अब हमारा इतिहास समझ लीजिए, नई जो पार्टियां आई हो उनका तो छोड़ दीजिए। अगर क्या 2009 में सीपीएम, बीएसपी, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल, सेकुलर, टीआरसी, आरएसपी और भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित ने मिलकर तीसरा मोर्चा नहीं बनाया था? इससे पहले भी बन चुका है, 89 में भी बन चुका तीसरा मोर्चा। प्रयास होता है, लेकिन आप देख लीजिए तो ये क्या प्रयास नहीं है टीएमसी से मुलाकात करना? नहीं, किसी प्रकार का प्रयास नहीं है, किसी ने घोषणा नहीं किया। अगर कोई एक आदमी करे तब ना। दूसरी बात ऐसा समझिए कि सारे पॉलिटिकल लीडर मैच्योर हैं। कोई भी एक साल पहले किसी मोर्चा की घोषणा नहीं कर सकता। ठीक है, सुगबुगाहट देखी जा सकती है। तीसरे मोर्चे की तैयारी नहीं हो रही है। वीर सिंह जादौन जी बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ममता दीदी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात को आप क्या कहेंगे? मुलाकात, अखिलेश जी मुलाकात तो बराबर कर रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं अपने गठजोड़ के लिए। उनका पूरा प्रयास है, लेकिन भाजपा को किसी तरीके से हराया जाए। लेकिन भाजपा कोई इसमें राजनीति थोड़ी करती। भाजपा तो ये स्थल पे काम करती है, काम करके अपना समर्थन लेती है। तो आप गठबंधन करते रहो, किसी से भी करते रहो, लेकिन कहीं भी इनको सफलता नहीं मिलेगी। आएगी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। नहीं तो इन नेताओं को भटकती हुई आत्मा कहने का तात्पर्य क्या है? भटकती हुई आत्मा तात्पर्य तो इनका ये सीधा सीधा है। इनको करना क्या है भाई, ये सब जितने भी पार्टियां हैं सभी गठबंधन करके ये चाहती है कि भाजपा को मुझे हराना है, और भाजपा को हराने में ये खुद ही हार जाते हैं। क्योंकि अब एक दल हो, 2 दल हो, 3 दल हो, 4 दल हो, जब पूरे हिंदुस्तान में सब एकजुट हो गए तो ये कब तक, ये अपने आज तक यही नहीं खड़ा कर पाए हैं कि हमारा चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक कैसे लड़ोगे भाई? कल वो अगर वो तो ये कहेगी हम बनेंगे प्रधानमंत्री, कोई बनेगा हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे कामयाब नहीं होगे। स्थल पे काम करो, काम करके जनता जो आपको समर्थन देती है उससे आप जीतोगे। जी, यानी कि जनता के लिए जो काम करेगा वो जीतेगा, और बीजेपी जनता के लिए काम कर रही है, इसलिए सभी दलों को मात देती आ रही है। मिराज वली जी, कांग्रेस नेता हैं आप, सवाल यहां पर यह है कि जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस से इस तरह से भन्नाए हुए क्यों हैं? कारण क्या है? एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और सभी जो विपक्षी दल हैं, टीएमसी को देख लीजिए और अब सपा को देख लीजिए, और भी तमाम दल हैं जो अब एकजुट होते दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है जी। देखिए, सारे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और हमारे मित्र ने जो जिस तरह से आपको बात बताई कि अब सारे राजनीतिक दल मैच्योर हो चुके हैं, सब हर आदमी अपनी ताकत और दूसरों की ताकत दोनों को ही जानता है। ये कभी किसी जमाने में हुआ करता था कि मैं सबसे बड़ा इसकी लड़ाई रहती थी, लेकिन आज के हालात लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई कहीं संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सबसे पुरानी पार्टी है, तमाम राज्यों में है, तमाम स्टेट्स में है जहां पर और राजनीतिक दल नहीं है। हाँ, जिन जगहों पर जो राजनीतिक दल मजबूत हैं उनके साथ राहुल जी ने अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा में ही उन्होंने शुरुआत करी थी, उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया, आमंत्रण भेजा, और सारे ही बहुत सारे तमाम सारे जिनका भी आप नाम लेंगे उन सब ने समर्थन किया। कुछ लोग खुद गए, किसी ने अपना प्रतिनिधि भेजा, किसी ने पत्र के माध्यम से, किसी ने शुभकामनाओं के माध्यम से, बहरहाल सबने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। और इससे पहले लालू यादव जी
जब बाहर आए थे जेल से, तब उन्होंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि 2024 के चुनाव में अगर कोई राजनीतिक दल कांग्रेस को अलग करके कोई मोर्चा बनाना चाहता है या सोचता है तो ये उसकी बेइंतहा नासमझी कही जाएगी। और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं उसको भाजपा और आरएसएस का ही प्यादा समझूंगा। तो सारे लोग जानते हैं। और अभी जैसा कि समाजवादी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, अभी उनके प्रवक्ता ने ही आपको सामने ही क्लियर कर दिया कि अखिलेश यादव जी ने या ममता जी ने अब इस तरह की कोई औपचारिक घोषणा नहीं करी है। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है या चलवाई जा रही है, ये तो ठीक है, ये अभी पता चल जाएगा कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है या चलवाई जा रही है। आप ये बताइए कि अगर राहुल गांधी जी को छोड़ करके ममता बनर्जी को चेहरा, विपक्ष का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या कांग्रेस मानेगी? नहीं, देखिए इस पर हम हमारे जैसे प्रवक्ता बयान नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि अभी इस पर कोई मंथन नहीं हुआ है और ना ही इस पर अभी कोई चिंतन हुआ है। लेकिन हाँ, लेकिन बिना चिंतन मंथन के कमलनाथ जी बयान दे देते हैं कि पीएम चेहरा है राहुल गांधी विपक्ष के। नहीं भाई, देखिए कमलनाथ जी या कोई भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता निश्चित तौर पे ये चाहेगा कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 2014 से लेकर और आज 2023 चल रहा है, जिस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से संसद से लेकर सड़क तक जो संघर्ष किया है, आज भी आप बताइए ना कि राहुल गांधी के सदन में बोलने पर ही बहस हो रही है, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। जब वो बोलते हैं तो उनके वक्तव्य को डिलीट किया जाता है, हटाया जाता है संसद की कार्रवाई से, और उनसे ही बात की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का तो हर नेता और हर कार्यकर्ता बिल्कुल ये चाहेगा कि राहुल गांधी चेहरा बने। लेकिन अभी हमारा जब अधिवेशन हुआ रायपुर में, तो वहां खड़गे जी ने ये बात भी क्लियर करी कि राहुल जी के अलावा भी अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा बनता है विपक्ष से और सबकी सहमति बनती है तो उस पर भी हम तैयार हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी क्योंकि चर्चा हुई नहीं है, अभी कोई विपक्ष का नेता दीदी का नाम ले लें तो बाकी दल नाराज हो जाएंगे, तो हम क्यों नाम लें भाई? जब सब बैठेंगे, सबकी सहमति जिस नाम पे बनेगी, कांग्रेस पार्टी भी उस पर अपना स्टैंड लेगी। लेकिन अभी से हम किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे। और हाँ, हम ये जरूर चाहेंगे कि बिल्कुल निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन भी दलों को आना पड़े खुलकर आए, क्योंकि बिना सब लोगों के मिले इनके जो षड्यंत्र है, खड़यंत्र है, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत ही पापी लोग हैं, बहुत ही षड्यंत्रकारी लोग हैं, बार बार हरा दे रहे हैं, बार बार हरा दे रहे हैं विपक्ष को, मात दे रहे हैं, पापी लोग हैं। इसलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल हरा रहे हैं, बिल्कुल हरा रहे हैं। किस तरह से हरा रहे हैं वो भी दुनिया जानती है। ईवीएम से लेके और किस तरह, मतलब क्या क्या किया जा रहा है। अभी एक स्टेट में चंद दिन पहले इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले चर्चा चुनाव में करेंगे, क्योंकि मैं भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी चंद दिन पहले एक राज्य में चुनाव हुआ, उसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट से एक दिन पहले उस सरकार को भ्रष्टाचारी बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी, और रिजल्ट आने के बाद उसी के साथ सरकार बना ली। तो ये षड्यंत्रकारी लोग तो हैं ही हैं। ऐसे ये चुनाव जीत रहे हैं, ऐसे अगर ये चुनाव जीत रहे हैं तो ठीक है, जीत रहे हैं। अगर इसको ये अपना वाहवाही समझ रहे हैं, जब ईवीएम से ही चालबाजी करके जीतनी थी तो किसी के समर्थन लेने की क्या जरूरत थी? जी डॉक्टर, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर आलोक सोती, ये सभी हमारे मेहमानों की बातें तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी पार्टी थर्ड फ्रंट की बात नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है, सुगबुगाहट दिख रही है कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। क्या ऐसा होने वाला है क्या सर?
नहीं, यहाँ देखने वाली स्थिति ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने क्षेत्र में इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि उनके अपेक्ष अगर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें जिसमें 80 सीटें होती हैं लोकसभा में, वो बताते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, वहां पे कांग्रेस की मात्र एक सीट है, वो भी सोनिया गांधी जी की है। और राहुल गांधी जी भी अपनी अमेठी से सीट हार गए थे, 2% वोट पड़ा पास बचा है उनके पास। यहाँ पे जो सपा है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है विपक्ष को देखते हुए, तो ऐसे स्थिति में बड़ा डिलेमा वाली स्थिति में आ जाती है सपा पार्टी की, क्या किया जाए। हाँ, उनकी जो है बड़ी अच्छी बनती है टीएमसी से, तो अक्सर उनका आना जाना और मिलना जुलना होता है। इसी तरह अगर आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है 2 स्टेट्स में आ चुकी है, प्रचंड बहुमत से आ चुकी है, और उनके केसीआर जो है उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। क्यों है वो उसके बाद में चर्चा नहीं करेंगे। तेलंगाना के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध चल रहे हैं। तो इसी तरह अब देखने वाली बात यह है कि जो बीजू पटनायक साहब की जो जनता पार्टी है, उनके नवीन साहब जो कि एक साफ सुथरी छवि के हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रांत में डटे हुए हैं और उनका बड़ा ही वर्चस्व है, तो ये जो 5 बड़े नेता दिखाई जी मजबूत है, आप तमिलनाडु में कह सकते हैं। स्थितियां हैं क्षेत्रीय पार्टियों की, इनकी बड़ी मजबूत है अपने क्षेत्र में। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उसमें जो उनको जन सैलाब आया था और जो उनको एक मनोबल मिला, वो बहुत ही कांग्रेस को जो है मजबूती दे रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या, जैसा कि अभी हम तीनों की बातें सुन के देख रहे थे, विशेषकर 2 विपक्षी दल की, कि कोई भी अगर आप टीम बनाएंगे तो उसका एक कप्तान होना जरूरी है। बगैर कप्तान के, या कोई भी आप एक सेना बनाएंगे तो उसका एक कमांडर होना बहुत जरूरी है। तो बगैर कमांडर या बगैर सेना के विपक्ष कैसे जो है 2024 में बीजेपी की का सामना करेगा, ये देखने वाली बात है। समय निकलता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में, और वैसे भी अगर आप भारतीय राजनीति को देखें, जब तक कोई हवा नहीं चलती है, क्योंकि जो भारत है बहुत बड़ा प्रांत है और बहुत बड़ा लोकतंत्र है, तो ऐसे में एक हवा का चलना जरूरी होता है, एक लहर का चलना जरूरी होता है। तो विपक्ष को वो लहर नहीं मिल पा रही है, जिस लहर पे सारे विपक्षी एक साथ सवार हो जाए और जो है बीजेपी को मात दे दे। जी वीर सिंह जादौन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यह है कि बीजेपी को ज्यादा सहूलियत जब सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे तब होगी चुनाव लड़ने में, या फिर कांग्रेस को अलग करके अन्य विपक्षी दल एक साथ लड़ें, यानी कि तीसरा मोर्चा तैयार हो जाए तब? कब सहूलियत होगी बीजेपी को ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत से लेना देना, चाहे कांग्रेस को ये ले ले चाहे न ले, उस गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तैयार खुद करती है, खुद उसमें से पैदा करती है, उसके बाद में ही अपना उससे कोई लेना देना नहीं है कि चाहे ये गठबंधन कर ले या न कर ले। ये पहले भी गठबंधन कर चुके हैं, तब भी उनको कुछ नहीं मिला है। इसके बाद में फिर ये जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे रोना चालू कर देते हैं, और जब जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने अपने खुद अपने बलबूते पे जीते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी बात, हमारे एक साहबान कह रहे थे कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस को तो कोई साथ में लेना नहीं चाहता। ये तो डूबता हुआ जहाज है, इसमें कौन सवार करेगा? जो सवार करेगा वही डूब जाएगा। सपा ने पिछली बार इसमें सवार की, सपा डूब गई। बसपा के साथ में आई, बसपा भी डूब गई। ये तो डूबता हुआ जहाज, इनका कोई सहारा नहीं लेना चाहता, न इनको अपने नजदीक लाना चाहता है। इनको सब नजदीक लाना, अपनी हाथ को पैदा करना है। ठीक है, ठीक है सर। रविंद्र सिंह जी, आपसे जल्दी से हम सवाल लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। रविंद्र सिंह जी, अगर विपक्ष कांग्रेस को साथ लेता है, यानी कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के लड़ता है, तो क्या राहुल गांधी को चेहरा अगर जो कांग्रेस बनाना चाहती है तो स्वीकार होगा सपा को? तो स्वीकार हो गया। आप चेहरे की बात में कर रहे हैं। 2004 में कोई चेहरा नहीं था, 2009 में कोई चेहरा नहीं था, और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, एनडीए की एकता की बात नहीं कर रहे हैं।
एनडीए क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है। जी। एनडीए की जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा घटक दल था शिवसेना, वो साथ छोड़ चुका है। जेडीयू साथ छोड़ चुका है। शिरोमणि अकाली दल साथ छोड़ चुका है। एआईडीएमके साथ छोड़ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी साथ छोड़ चुकी है। हरियाणा विकास पार्टी साथ छोड़ चुकी है। इस पे बात करें ना वो लोग, हमारी एकता पे क्यों बात करते हैं। और रही बात गठबंधन की, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसंघ नाम था तो सन 67 में हमसे गठबंधन किया, 70 में हमसे गठबंधन किया, सन 77 में हमसे गठबंधन किया, सन 89 से हमसे गठबंधन किया। यही है। बल्कि सन 77 में तो इस पार्टी ने अपना नाम ही बदल दिया हमसे गठबंधन करने के लिए। ठीक है। तो इनकी क्या बात करें। 18 बताइए, 13 साल के शासन में इतना घमंड आ गया है, और कांग्रेस ने तो 45 साल शासन किया हुआ है। तो जो भी इस तरीके से आंक रहा है, उसको अभी भारतीय जनता की मंशा नहीं पता है। ठीक है, इनकी विभाजनकारी राजनीति थी, हिंदू मुसलमान की राजनीति थी, सांप्रदायिक राजनीति चल ली जितनी चलनी थी। ठीक है। अब हम तो हराएंगे, इनके अंदर ही बैठे वो लोग इनको हराएंगे। जी, ये तो अच्छी बात है आपके लिए। जी जी मेराज वली जी, जल्दी से आपसे भी एक सवाल हम लेना चाहेंगे कि अभी जैसे कि बीजेपी के जो हमारे नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और कोई भी इनके साथ अगर जाएगा तो वो भी डूब जाएगा। जी, क्या कहेंगे आप? जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रवक्ता हैं, ये तमाम प्रवक्ताओं की तरह अपने राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, वरना इनके नेताओं ने तो ये भी कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, और इन्हीं के बप्पा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए जल्दी से हम एक सवाल का जवाब लेना चाहेंगे कि सपा है और उसी तरह से अन्य विपक्षी दल हैं, बिना कप्तान के ही युद्ध करना चाहते हैं। जी, प्रदेशों में क्या हैसियत थी? ठीक है। ये जो विडंबना इन लोग के सामने आ गई, क्योंकि सभी जो है कप्तान बनने की योग्यता रखते हैं, सभी के अपने क्षेत्रीय दल में अपने अपने क्षेत्र में काफी वर्चस्व है और अपनी अच्छी विभाजनकारी नीतियों के तहत वही सांप्रदायिक बातें। ठीक है, डॉक्टर आलोक सोती जी कुछ कह रहे हैं। मेराज जी, डॉक्टर आलोक सोती जी कुछ कह रहे हैं। होगी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली राजनीति होगी। इसके अलावा इनके पास मंच से लेके इनके भाषणों में कहीं कोई और बात नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। जी, डॉक्टर आलोक सोती जी, जल्दी से। देखिए, भारतीय राजनीति में चुनाव जीतना एक अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। यहाँ पे विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ पे जो है वीक पॉइंट है बीजेपी और उनके एलाइड के, उनको पहले से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स को बना के उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ क्षमताएं बहुत है विपक्ष में, लेकिन वो क्षमताएं ऐसी हैं कि वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी थोड़ा सा जो है बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, सब लोग को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ेगा और वहां पे एक डिस्कशन करके समय निकलता जा रहा है, जल्दी से आगे आए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके जो है पूरे देश में जाए और उसके बाद जो है विपक्षी एकता को देखने को मिलेगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। हालांकि ये चर्चा तो और आगे बढ़ सकती थी, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। तो कुल मिलाकर ये देख सकते हैं कि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के बगैर एक तीसरा मोर्चा बनाकर, और तीसरे मोर्चे का इतिहास बहुत ही खराब है। ऐसे में विपक्ष को अगर जो बीजेपी से पार पाना है तो एकजुट होना होगा, वरना परिणाम ढाक के 3 पात। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।